हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही थी प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो लगभग हमने उसके सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। बाकी इससे पहले हमने सातवाहन युग, मौर्य काल, गुप्त काल, पुष्यभूति वंश, राष्ट्रकूट वंश, बहुत से वीडियोज़ को हमने कवर कर चुका है। प्राचीन भारत के इतिहास अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखते हैं तो 50 से 60 वीडियो हमने कवर कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं प्रमुख 4 वंशों के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गंधार का हिंदू शाही वंश, अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। 9वीं शताब्दी के हिंदू शाह वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, तुर्की शाही वंश के जो शासक थे लागत राम, तो उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लन ने गद्दी से हटाकर की काबुल घाटी और गंधार प्रदेश में। ये देखिए, ये ज़्यादातर जो फैला हुआ था वो पाकिस्तान को मिला के और जो भारत में कश्मीर को मिला के, तो इन एरियो में इनका जो शासनकाल रहा था। कल्लर के विश्व में कल्हण के राज तरंगिणी से जानकारी मिलती है। तो राज तरंगिणी के बारे में आपको जो वीडियो आई थी चौहान वंश से पहले, तो उसमें आपको अच्छे से कवर करवाया है राज तरंगिणी के बारे में। कल्हड़ की जो राज तरंगिणी थी, तो उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदू शाही वंश जो था, भारत का पहला हिंदू राज्य था ये भारत में, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में। इसकी राजधानी उड़ाड़पुर थी। उड़ाड़पुर तो ये इसी एरिया में था, ठीक है। ये राज्य मुस्लिम आक्रमण का पहला शिकार हुआ, क्योंकि वही है जो पंजाब था, वहाँ से आने का जो सभी आक्रमणकारी यहीं से आए हैं, पंजाब से, ठीक है। यहीं से ही ये पूरा आक्रमण का यही सिस्टम ही रहा है। सारे जो प्रवेश किए हैं बाहरी आक्रमणकारी, वो ज़्यादातर पंजाब से ही आए हुए हैं। तो इनका भी शासनकाल यही था, कश्मीर और पंजाब में। तो इस प्रकार मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उसका पहला शिकार हुआ। दक्षिण भारत में भी एक पहला शिकार हुआ था, वो देवगिरी के यादव थे, दोनों याद रखिएगा। वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। तो उत्तर भारत में पहला शिकार कौन सा हुआ था? गंधार का हिंदू शाही राजवंश। हिंदू राजाओं को काबुल शाह और महाराज धर्मपति भी कहा जाता था। अब आगे और देखते हैं हिंदू शाही वंश के बारे में। इसके शासक देखिए, जयपाल। इस वंश का योग और पराक्रमी शासक था जयपाल, ठीक है। इसकी राज्य की जो सीमाएं थी, सरहिंद, कश्मीर और मुल्तान तक फैली थी। मुल्तान पाकिस्तान में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये फैली हुई थी। ये देखिए मुल्तान, ये जो मैप पाकिस्तान का, ये बलूचिस्तान हो गया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये सिंध का हो गया। तो ये देखिए पंजाब, मुल्तान, तो यहाँ तक इनकी जो सीमाएं हैं फैली हुई थी। इसके समय में गजनवी की गद्दी पर उसका समकालीन अमीर सुबुगुद्दीन सिंहासन पर बैठा हुआ था जयपाल के शासनकाल में। सुबुगुद्दीन की 997 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी सुल्तान महमूद गजनवी, फिर से युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हुई तो महमूद गजनवी के साथ बाकी जो राजाएं थे, जैसे जयपाल था, तो इनके साथ फिर युद्ध शुरू हो गया। 2001 में पेशावर के लीडर जयपाल को बुरी तरह से पराजित किया गया महमूद गजनवी के द्वारा। तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से हारने के बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी अग्नि परीक्षा में कूदकर। तो ये था महमूद गजनवी। तो इसने इस प्रकार जयपाल को पराजित किया था। हिंदू शाही वंश का ये राजा था। बाकी फिर उसके बाद और राजा आए जिसने हिंदू शाही वंश को संभाला। तो राजा जयपाल का पुत्र अगला उत्तराधिकारी बना था, ठीक है, हिंदू शाही वंश में, जिसका नाम था आनंदपाल। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपाल जब बना, तो वो भी महमूद गजनी के द्वारा पराजित होना पड़ा। इसको भी पराजित होना पड़ा महमूद गजनवी के ही द्वारा। महमूद गजनवी ने 1006 में अब मुल्तान पर कब्जा कर लिया। आनंदपाल ने उज्जैन, कन्नौज, ग्वालियर, दिल्ली और अजमेर की हिंदू शाखाओं का एक संघ बनाया। फिर उसने इस पे महमूद गजनवी पर आक्रमण किया, ठीक है। लेकिन इसमें यह हुआ कि इतने सेनाओं का संघ बनाने के बाद भी ये युद्ध गजनवी के ही पक्ष में रहा, यानी फिर जो आनंदपाल था वो भी ये युद्ध हार गया। आनंदपाल का पुत्र ब्राह्मणपाल ये युद्ध में मारा गया था। सुल्तान की सेना कांगड़ा और भीमनगर के किले में घुस गई थी। तो देखिए, जयपाल
जो इसका पिता था वो मारा गया महमूद गजनवी के द्वारा। फिर इसके बाद उसका जो पुत्र था ब्राह्मणपाल वो भी युद्ध में मारा गया, किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है, वो उसकी सेना भी कांगड़ा और भीमनगर के किले में घुस गई थी। बाकी बदला लेने के बजाय इसके पुत्र और इसके पिता इसके द्वारा मारे गए थे। अब आगे त्रिलोचन पाल, राजा अनंतपाल का ये भी पुत्र था। एक तो था वो मारा गया, लेकिन राजा अनंतपाल का ये भी पुत्र था जो कि अगला उत्तराधिकारी बना। महमूद गजनवी के साथ रामगंगा के युद्ध में त्रिलोचन पाल को पराजय का सामना करना पड़ा, तो महमूद गजनवी ने इसे भी हरा दिया था। अपने 10वें आक्रमण में महमूद ने लाहौर पर आक्रमण कर त्रिलोचन को खदेड़ दिया। 1026 में त्रिलोचन पाल की भी मृत्यु हो गई थी, 1026 ईस्वी में। उसके बाद आया भीमपाल, ये हिंदू शाही वंश का अंतिम हिंदू राजा था भीमपाल। ठीक है, हिंदू शाही वंश में अंतिम ये राजा रहा। त्रिलोचन पाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अगला उत्तराधिकारी बना, यानी ये त्रिलोचन पाल का पुत्र था भीमपाल। इस वंश के शासक भीम ने अपनी पुत्री की शादी लोहार वंश के शासक राम सिंह से की थी, भीमपाल ने। ठीक है, इस प्रकार जयपाल, अनंतपाल, देखिए कौन कौन इससे हारे। जयपाल, अनंतपाल, त्रिलोचन पाल, भीमपाल ने लगभग 50 वर्षों तक महमूद गजनवी के साथ संघर्ष किया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हिंदू शाही वंश था जो चलता रहा, लेकिन इसमें जो विजयी रहा वो महमूद गजनवी था। तो अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये था वो था हमारा हिंदू शाही राजवंश। आज हम करने जा रहे हैं अब अगले त्रिपुरी के कलचुरी वंश। ये अलग है, वो था हिंदू शाही राजवंश, ये है कलचुरी वंश। तो यहाँ से कुछ अलग है। देखिए, कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने 845 ईस्वी में की थी। ये अलग है। हिंदू शाही वंश 4 वंश आपने थंबनेल में देखा होगा, तो एक तो आपने देख लिया हिंदू शाही वंश। अब कलचुरी वंश करने जा रहे हैं, बाकी 2 अब आगे आप देखते जाइए। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश, इसकी स्थापना कोल्लल प्रथम ने की थी 845 ईस्वी में। उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कलचुरी संभवतः चंद्रवंशी क्षत्रिय थे और शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म यानी भगवान शिव को मानने वाले। शैव धर्म से आपको ये बताना था कि हमने सभी धर्मों के बारे में भी कवर किया हुआ है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, हमने ऑलमोस्ट बहुत से धर्मों के बारे में कवर किया है। आपको एक इस्लाम धर्म अभी नहीं करवाया है। उसका रीज़न ये था कि जो इस्लाम धर्म का इतिहास है वो मध्यकालीन भारत में आता है। तो जब हम मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री शुरुआत करेंगे तो मैंने सोचा कि आपको जो पहला टॉपिक होगा वो इस्लाम धर्म का ही होगा, क्योंकि बाकी हमने उनके धर्म के बारे में और भी चीज़ें जाननी हैं कि जो मुग़ल शासक थे उनके रीति रिवाज और वो सब चीज़ें। तो उसके पहले आपको जो इस्लाम धर्म है उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे कोकल ने प्रतिहार शासक भोज और उसके सामंत को हराया। कोकल के 18 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा पुत्र शंकरगण अगला उत्तराधिकारी बना। शंकरगण तो 878 से 888 ईस्वी तक इसका शासन रहा। शंकरगण ने दक्षिणी कौशल के शासक को पराजित किया और उसने पाली पर अधिकार किया। उसके 2 पुत्र हुए, बालहर्ष और युवराज प्रथम, इसके 2 पुत्र थे। तो अब आगे देखते हैं। युवराज प्रथम 915 से 945 ईस्वी। युवराज प्रथम ने गौड़ कलिंग को युद्ध में पराजित किया। ठीक है, तो गौड़ कलिंग को उसने युद्ध में पराजित किया था युवराज प्रथम ने। उसने लाट प्रदेश को भी जीता था। भेड़घाट जबलपुर का जो प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण वो युवराज प्रथम ने ही करवाया था। उसके बाद लक्ष्मण राज पुत्र बना जो कि युवराज प्रथम का पुत्र था। लक्ष्मण राज एक विस्तार प्रकृति का शासक था, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाए रखना। तो उसने पहले ये देखिए बंगाल, उसने बंगाल, उड़ीसा और कौशल को जीता। बंगाल आप देख लीजिए जो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है, ओवरऑल बंगाल की इसमें हम बात करेंगे क्योंकि ये उस टाइम की बात है। तो इसमें बंगाल, उड़ीसा और कौशल को जीता। ये भगवान को शिव को मानने वाला शैव धर्म का अनुयायी था। 2 पुत्र शंकरगण द्वितीय और युवराज द्वितीय इसके पुत्र थे। उसने चामुंडराज चालुक्य को शासक को पराजित किया था। चालुक्य शासक चामुंडराज को इसने पराजित किया था युवराज प्रथम ने। गांगे
विक्रमादित्य 1019 से 1041 ईस्वी। तो ये कलचुरी वंश का कोकल द्वित का पुत्र था। जो कलचुरी वंश है उसके कोकल द्वित का पुत्र था। जो हम कर रहे हैं टॉपिक में, तो हम उसी राजाओं के बारे में ज़्यादा कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। एसएससी का एग्ज़ाम हुआ या जो और टफ लेवल के या कुछ भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत अगर डीपली पूछे जाते हैं तो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जिन राजाओं के बारे में रिपीटेड हुए हैं, जिनका कुछ अहम योगदान है हिस्ट्री में, तो हम उसी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ सभी के बारे में आपका नहीं आ रहा है। छोटा छोटा जितना पूछा जाता है वही करो। स्मार्ट वर्क ज़्यादा बेस्ट है हार्ड वर्क से। ठीक है, तो ये कलचुरी वंश के कोकल द्वित का पुत्र था। उपाधि विक्रमादित्य। गांगदेव ने भोज परमार और राजेंद्र चोल के साथ एक संघ बनाकर आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। गांगदेव ने भोज परमार और चंद्रचूल के साथ संघ बनाकर आक्रमण किया था। उसके बाद अंग, उत्कली, काशी और प्रयाग को जीतकर कलचुरी राज्य का इसने विस्तार भी किया था। गांगदेव के सिक्कों पर बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र अंकित है। तो इसकी जो सिक्के हैं उस पर लक्ष्मी का भी चित्र अंकित है। अब आगे लक्ष्मीकरण 1040 से 1070 ईस्वी। तो ये गांगदेव का पुत्र था। उसने चालुक्य नरेश भीम के साथ मिलकर मालवा के परमार वंश के शासक भोज को पराजित किया था। लक्ष्मीकरण ने, ठीक है, चालुक्य शासक नरेश भीम के साथ मिलकर मालवा के परमार शासक वंश के शासक को पराजित किया था। कौन क्या नाम था उसका? भोज नाम था। तो उपाधि क्या थी? त्रिकलिंगधपति, जो कि कलिंग विजय के बाद इसने ये उपाधि ग्रहण की थी। कलिंग विजय के बाद क्या लिखा है? त्रिंगलिंगाधिपति। तो ये था इसकी उपाधि। ये साउथ के हैं तो इनका थोड़ा कुछ टफ है। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो कुछ चीज़ें थी, कुछ राज्य ऐसे हैं जो उत्तर भारत में भी आते थे, साउथ में भी आते थे। तो कुछ के थे कि उनका उस हिसाब से, बाकी जो हम कर रहे हैं वो हम उत्तर भारत के ही कर रहे हैं, प्रमुख राजवंश। आगे विवाह, हूण वंश अवला देवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था इसने। ठीक है, चंदेल वंश कीर्तिवर्मन से पराजित होकर उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, कौन था ये? यह था लक्ष्मीकरण। तो इसकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी। चंदेल वंश कीर्तिवर्मन से पराजित होने के बाद अंत में चंदेल शासक त्रिलोकेन वर्मन ने विजय सिंह से परास्त होकर त्रिपुरी को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अंत में जो कि चंदेल शासक था उसने अपने राज्य में इसे मिला लिया था। इस प्रकार जो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था विजय सिंह था। ये देखिए चंदेल वंश का इतिहास, प्राचीन भारत प्रमुख राजवंश। हमने बंगाल का सेन वंश भी किया है, मालवम वंश भी किया है, चौहान वंश अभी रिसेंटली आया था इससे पहले। तो अच्छी वीडियो आपके लिए आती है, आप उसे जाके जरूर देखिएगा। अब करेंगे कन्नौज का गेहड़वाल वंश 1080 से 1194 ईस्वी तक। तो इसको हम देखेंगे। तो ये देखिए, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज तथा बनारस में जिस वंश का उदय हुआ वो था गेहड़वाल वंश। ये देखिए, ये पूरा यूपी का कुछ भाग करते हुए ये देखिए बनारस था, इसमें कन्नौज था। तो जिस वंश का उदय हुआ वो था गेहड़वाल वंश। ये चंद्रवंशी थे। इस वंश के शासक हिंदू धर्म तथा संस्कृत के पोषक थे। हिंदू धर्म को मानते थे तथा संस्कृत इनकी मुख्य भाषा थी। गेहड़वाल वंश का जो मूल निवासी स्थान बताया जाता है वह विंध्याचल पर्वत का पर्वतीय क्षेत्र बताया जाता है, जो कि पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये पर्वतमाला गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फैला हुआ है। तो इनका जो मूल स्थान था वो वहाँ था, लेकिन राज्य ये देखिए उत्तर प्रदेश के पास बताया जा रहा है जो इनका राज्य हुआ था। तो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले हुए भूभाग को भारनेर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पे इनका जो था मूल निवास स्थान था। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में ये फैला हुआ है पर्वतमाला। तो यहाँ पे इनका ये था, जो कि पर्वतमाला इसका बहुत जिक्र भी है। तो यही एक पर्वतमाला जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, विंध्याचल पर्वत। अब आगे देखते हैं गेहड़वाल वंश के राजा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेहड़वाल वंश के राजा। अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपके लिए वीडियो लाई जाती है कि हाँ एक बार एक छाप छोड़ दें। प्रेजेंटेशन का मतलब ये चीज़ होती है कि अगर उस प्रकार आप किसी लेक्चर की तैयारी करते हैं या किसी वीडियो की तैयारी करते हैं तो वो आपको जल्दी याद होने के चांसेस रहते हैं। गेहड़वाल वंश के राजा चंद्रदेव हुए 1080 से 1100 ईस्वी तक।
उसके बाद मदनपाल 1104 से 1114 ईस्वी तक। उसके बाद गोविंदराज, गोविंद चंद, यहाँ पे चंद आएगा, 1114 से 1155 ईस्वी तक। उसके बाद विजय चंद 1155 से 1169 ईस्वी तक। उसके बाद आए जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी तक। तो इस प्रकार गहरवाल वंश का जो शासन रहा। अब आगे चंद्रदेव 1080 से 1100 ईस्वी तक। तो इसके बारे में देखिए, तो चंद्रदेव गुज्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में गहरवाल वंश की स्थापना की। जब गुज्जर खत्म हुए तो उसके बाद चंद्रवंश जो चंद्रदेव थे तो उन्होंने गहरवाल वंश की स्थापना की थी कन्नौज में। उपाधि क्या थी? महाराज धीराज की इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, ये हम गहरवाल वंश कर रहे हैं। गहरवाल शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। तो अब आगे मदन लाल 1104 से 1114 ईस्वी। चंद्रदेव का पुत्र मदन लाल तुर्क आक्रमणकारी ने कन्नौज पर आक्रमण करके इसे बंदी बना लिया। ठीक है, चंद्रदेव का जो पुत्र था मदनपाल को तुर्क आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके इसे बंदी बना लिया, परंतु उसके पुत्र ये गोविंद चंद ने उसे संघर्ष के बाद उसे मुक्त कर दिया। तो ये देखिए, इसमें आप देखिए कैसा रहा, फैमिली ट्री देख लीजिए क्या है। सबसे पहले हुआ चंद्रदेव, चंद्रदेव का पुत्र हुआ मदनपाल, मदनपाल का पुत्र कौन हुआ? गोविंद चंद। ठीक है, बंदी किसे बनाया गया? मदनपाल को। छुड़वाया किसे? गोविंद चंद ने। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, छुड़वाया था उसके पुत्र ने। ठीक है, ये इसका पुत्र था और ये इसका दादा था चंद्रदेव। तो इस प्रकार ये हमारी फैमिली ट्री है। अब आगे गोविंद चंद, यहाँ पे चांद है, इसे चंद कर लीजिएगा। गोविंद चंद 1114 से 1155 ईस्वी। तो गोविंद चंद सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उसने पहले पालों से मगध को छीना, विस्तारवादी शासक ये भी रहा। उपाधियाँ इसने जो ग्रहण की, अश्वपति, गजापति, नरपति, 3 उपाधियाँ इसने ग्रहण की। गोविंद चंद शैव धर्म का अनुयायी था। ये था शैव धर्म का अनुयायी। उसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग अपने अधीन कर कन्नौज का गौरव प्राप्त किया, यानी इसने कन्नौज को जीता। गोविंद चंद का जो मंत्री था वो था लक्ष्मीधर, वो था गोविंद चंद का मंत्री। गोविंद चंद की पत्नी, ठीक है, राजकुमारी कुमार देवी, वो बौद्ध धर्म की अनुयायी रही। कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। गोविंद चंद के 800 स्वर्ण सिक्के कहाँ मिले? 1887 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बहराइच के नननपारा स्थान पे मिले हैं। 1887 ईस्वी में सिक्कों पर 4 भुजाओं वाली लक्ष्मी की भी फोटो है, तो वहाँ पे इनके सिक्के मिले थे। कन्नौज का जो अधिकार था वो इनका सबसे बड़ा जो उपलब्धि मानी जाती है गोविंद चंद की। इसके बाद विजय चंद्र, गोविंद चंद का अगला उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजय चंद्र हुआ था 1155 से 1169 ईस्वी तक। विजय चंद ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जौनपुर का अटाला देवी मंदिर का निर्माण तो विजय चंद ने ही करवाया था। जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो विजय चंद का पुत्र जयचंद गहरवाल वंश का अंतिम शासक था। जयचंद अंतिम शासक रहा। उसके समकालीन दिल्ली और अजमेर के चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, तो उसने शासन किया। तो इसके बारे में आपको जो इससे पहले वीडियो आई थी वो था चौहान वंश के ही बारे में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जयचंद ने देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया था। उसके समकालीन सैन्यवंशी शासक लक्ष्मण सेन था, जो इसके समकालीन था, तो ये सैन्यवंशी शासक था। जयचंद ने ही गौरी को, ठीक है, पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, इसी ने मोहम्मद गौरी को कहा था कि तू पृथ्वीराज पर आक्रमण करो, लेकिन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा। उसने जयचंद के राज्य पर भी आक्रमण कर दिया था, जबकि पहले इसी ने कहा था कि पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण करो। उसको हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने इसको भी नहीं छोड़ा था। दोनों के मध्य चंदावर के मैदान में, जो कि वर्तमान एटा जिला है, युद्ध हुआ
और यहाँ जयचंद की क्या मृत्यु हो गई। यहाँ पे जयचंद की मृत्यु हो गई। जिस प्रकार इनका शासनकाल रहा। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हुई। पृथ्वीराज और जयचंद की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन का प्रारंभ हुआ। यहाँ से जो मुस्लिम शासन है उनका उदय हुआ। हरिश्चंद्र इस वंश का अंतिम शासक रहा था। हरिश्चंद्र जयचंद का कोमली अभिलेख बनारस से प्राप्त ताम्र अभिलेख है, जिसमें जयचंद के बारे में जानकारी मिलती है। जयचंद ने ही संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष को संरक्षण दिया था। जयचंद ने ही। तो गढ़वाल शासकों की मोहरों पर गढ़ों की भी आकृति मिलती है। गढ़वाल अभिलेखों से पता लगता है कि सबसे पहले जो टैक्स लगाया था पानी पर इन्होंने ही लगाया था। जल कर लगाने का सबसे पहले प्रमाण है इन्हीं पे मिलता है, यानी पानी पे भी कर। चौहान वंश का इतिहास, ये देखिए इससे पहले ही आया था, तो आप देख सकते हैं। अब आगे वीडियो, अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे चित्तौड़ का गहलोत वंश, तो सन 556 में जिस गोहिल वंश की स्थापना हुई, बाद में वही गहलोत वंश बना। ठीक है, चित्तौड़ का जो गहलोत वंश, ये हमारा चौथा था। थंबनेल का हमारा चारों का चारों कवर हो गया। ठीक है, जैसा आपने देखा था। तो गोहिल वंश को स्थापना हुई थी 556 में, तो वही बाद में चित्तौड़ का, बाद में वही गोहिल गहलोत वंश बना। इसके बाद ये सिसोदिया राजवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। चित्तौड़ का जो गहलोत वंश था, गहलोत वंश का इतिहास ही सिसोदिया राजवंश का इतिहास है। कन्फ्यूज़ आपने नहीं होना है। जो सिसोदिया राजवंश था वही गहलोत वंश था, बाद में बना क्या सिसोदिया वंश। 725 ईस्वी में अरबों ने जैसलमेर, मारवाड़, माडलग्राम, ठीक है, माडलगढ़ और भरूच आदि इलाकों पर अधिकार जमा लिया था अरबों ने। ऐसे में दो शक्तियां प्रधान थी जो उस टाइम थी, गुर्जर प्रतिहार और दूसरा गहलोत वंश। ये दोनों शक्तियां उस टाइम थी। तो प्रतिहार शासक नागभट्ट ने जैसलमेर, मारवाड़, माडलगढ़ से अरबों को खदेड़कर जालौर में प्रतिहार राज्य की नींव रखी थी। और आगे नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से खदेड़ दिया था। राजा गोहिल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। राजा गोहिल ये मेवाड़ के क्या प्रसिद्ध वास्तविक संस्थापक थे। तो इन्होंने, जो नागभट्ट था प्रतिहार शासक, तो उसने अरबों को खदेड़ा था। आगे और भी देखते हैं इनके पिता के बारे में और इनकी और उपलब्धियों के बारे में। जो राजा गोहिल था तो इसके पिता शिलाजीत वल्लभी के शासक थे। तो शिलाजीत की रानी पुष्पापति ने गुफा के भीतर गोहिल को जन्म दिया था। इसी के कारण गुफा के बीच में जब जन्म दिया था भीतर, तो इसी के कारण इसका नाम गोहिल पड़ा था। रण सिंह 1158 से 1165 के शासन में गहलोत वंश 2 भागों में बंटा था। रण सिंह के ही शासनकाल में तो 2 जो भाग थे, राणा शाखा, रावल शाखा, 2 भाग थे। तो राजवंश की एक शाखा सिसोदिया के जागीर की स्थापना करके सिसोदिया हो गई। ठीक है, राजवंश की जो एक शाखा थी वो सिसोदिया के जागीर की स्थापना करके सिसोदिया हो गई। दूसरी शाखा के संस्थापक महाब और रापक थे। ठीक है, तो 2 इस प्रकार इसका जो था शाखा में परिवर्तित हो गया रण सिंह के शासनकाल में। सिसोदिया में बसने के कारण लोग सिसोदियाई गहलोत कहलाए। ऐसा भी रहा। कुछ पीढ़ियों के बाद एक युद्ध में रावल शाखा जो थी उसका अंत हो गया और मेवाड़ की सत्ता पर सिसोदिया राणा का ही अधिकार हो गया था। इस वाली शाखा का जो था अधिकार हो गया था। 2 भाई जो थे रावल और शाखा, तो रावल शाखा जो था उसकी स्थापना महाप ने की थी। बप्पा रावत 734 से 753 ईस्वी। बप्पा रावत के बारे में देखिए। बप्पा रावल को काला कोच भी कहा जाता है। इनके पिता इडर के शासक महेंद्र द्वितीय, जो कि 697 से 728 तक शासन किए थे, तो इडर के शासक महेंद्र द्वितीय थे। बप्पा रावल का बचपन भील जनजाति के बीच ज़्यादातर बीता हुआ था। बप्पा रावल शिव भक्त थे। उदयपुर में स्थित कैलाशपुरी में स्थित एक लिंजी मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने ही करवाया था। अपने सैन्य अभियान में
बप्पा रावल ने ईरान के हजात, अरब के जुनैद और अफ़गान के सलीम को पराजित किया था। बप्पा रावल की मृत्यु राजधानी नागदा, जो कि उदयपुर में है, वहाँ पे हुई, जहाँ इनकी समाधि बनी। बप्पा रावल का वर्णन कृषि स्तंभ शिलालेख और अबू शिलालेख में भी मिलता है। शिलालेख के लिए आपके लिए एक अलग वीडियो दी थी, जिसमें आपको स्तंभ शिलालेख, गुहा शिलालेख और शिलालेख के बारे में आपको करवाया है। बहुत अच्छी वीडियो है। अभिलेख हो गया, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख, 3 प्रकार के अभिलेख हैं। एक अलग ही वीडियो आपके लिए करवाई हुई है। आगे रतन सिंह 1301 से 1303 ईस्वी। तो रतन सिंह को समकालीन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण का सामना करना पड़ा। रतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध लेखक था, ये देखिए फ़ोटो, अमीर खुसरो था। रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे। 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़गढ़ का किला अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया, यानी इसमें रतन सिंह की पराजय हुई थी। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरज खां को चित्तौड़ का शासन देकर दिल्ली लौट गया। अलाउद्दीन अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर चित्तौड़ का इसने नाम बदलकर खिरजाबाद रखा था। 22 दिसंबर 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार रतन शाह तक जो जब शासन रहा, तो गहलोत वंश का शासन इनके शासन तक ही रहा था। ठीक है, तो ये हमारी थी वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट बताइएगा। कोई कमी पेशी है तो वह बताइए, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।